के जो व्याख्यान है वो हम सबके साथ साझा करें। सदैव बुद्ध अलंकार प्लीज। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बुद्ध अलंकार बौद्ध, बीआरसी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आज की इस बीआरसी द्वारा आयोजित बैठक में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। परम श्रद्धेय भंते जी को वंदना। गूगल के माध्यम से नियमित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में जारी है। और चूंकि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गए जहां हम सब लोगों को गंभीर होना पड़ रहा है, आज भंते जी के द्वारा जो हमको यहाँ तक वैचारिक रूप से लाया गया है, उसे करने में बहुत बड़ी एक्सरसाइज भंते जी कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया कि हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आयोजन करके भंते जी जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आयोजन के माध्यम से हम सबको एक ऐसी शिक्षा जो संबोधनों से नहीं हो सकती, बताने से भी नहीं हो सकती, लेकिन आयोजनों के माध्यम से उसे देखकर हम समझ पा रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है देश में, एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, एक आयोजन होगा, उस विषय को लेकर ही श्रद्धेय भंते जी स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और बीआरसी के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि बीच बीच में आपको उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देते रहें, ताकि आप उत्साहित रहें, जिज्ञासु बने रहें और उसके बारे में अपडेट भी रहें। आज का विषय है बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा व बौद्ध समाज स्थापना दिवस 27 अक्टूबर, उसका स्वरूप क्या रहेगा और उसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी। चूंकि एक बड़ा विशाल कार्यक्रम है, तो हम चाहते हैं कि उसकी चर्चा समयबद्ध आपके बीच में होती रहनी चाहिए। उसका स्वरूप आप समझ सके तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो हमारी तैयारियां भी उस स्तर की नहीं रहेंगी। तो पहले हम ये चर्चा करें कि जो कार्यक्रम है, जो घोषणा भंते जी कर चुके हैं, पूरे देश के सामने जो आयोजन हो रहा है, ये विचार को भी आप ठीक से भलीभांति समझ लें। भले ही ये घोषणा श्रद्धेय भंते जी द्वारा 27 अक्टूबर 2024 को होगी, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सुंदर संयोग है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अब तक समझ में आ पाया है। हर एक घटना का, हर एक आयोजन का, हर एक विचार का एक विचार स्रोत होता है। उसकी पैदाइश कहां से होती है, ये विचार आया कहां से, इसके मायने क्या है। आप समझिए कि इतनी सुंदर घटना घट रही है। मैं एक संयोग आपको सुना रहा हूं। जिस काम को आज भंते जी 27 अक्टूबर 2024 को अंतिम रूप देंगे, इसका मंगलारंभ मैंने ऐसा महसूस किया, ये 13 अक्टूबर 1935 को हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को महार परिषद में कहा कि मैं यहाँ पैदा हुए, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन इसका हम परित्याग करेंगे, इसकी बुनियाद वहीं से रखी गई। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे पूरा करने के लिए 21 साल की कठोर मेहनत, अध्ययन, परिश्रम, साधना, 14 अक्टूबर सन 56 को इसको पूर्ण किया। जो घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 35 में की 13 अक्टूबर को, उसको पूर्ण करने में 21 वर्ष की बहुत कठोर साधना, बड़ा परिश्रम, अध्ययन रहा बाबा साहब का। और आप देखिए कि जो घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उसको पूर्ण की सन 56 में, तो आधुनिक भारत में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, एक मसीहा है मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने भी ये कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा दिवस को 50 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में 14 अक्टूबर सन 2006 को मैं करोड़ों लोगों के साथ बुद्ध की शरण ग्रहण कर लूंगा। जो सन 35 में परम सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और उसको 1956 में पूरा किया, और 2056 की उस महत्वपूर्ण घटना के प्रति मान्यवर साहब काशीराम साहब कितने गंभीर हुए कि उन्होंने कहा कि मैं 14 अक्टूबर 2006, जब बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा को 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो मान्यवर साहब ने घोषणा की कि मैं 14 अक्टूबर सन 2006 को महाकारुणिक बुद्ध की शरण विधिवत रूप से ग्रहण करूंगा। भले ही पूर्णतः वो उनके अनुयायी थे, लेकिन एक जो विधि होती है उसके अनुसार वो 14 अक्टूबर 2006 को घोषणा कर चुके थे।
लेकिन समय ने साथ नहीं दिया, उनका जीवन उससे पहले ही पूर्ण हो गया और साहब दुनिया से चले गए। भले ही वो दुनिया से चले गए, लेकिन एक संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान्यवर साहब ने भी पूरी तरह माना। और 2006 के बाद एक बार दोबारा भारत में इतिहास करवट बदल रहा है। 27 अक्टूबर 2024, वो 13 अक्टूबर 1935 था, फिर 14 अक्टूबर 1956 हुआ, फिर 14 अक्टूबर 2006 हुआ, और फिर अक्टूबर का महीना है 27 अक्टूबर 2024। सन 1935 से 2024 तक एक ही विचार को अंकुरित होने में, बड़ा स्वरूप लेने में 90 वर्ष हो गए। आज 89वां साल चल रहा है जब उसी घटना को, उसी विचार को परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल एक नया स्वरूप देंगे। ये कितना अच्छा सहयोग है। मैं कह सकता हूं कि महापुरुषों की विचारधारा कितनी मिलती है, विचार कितना सच्चा और अच्छा है। जब विचार एक जैसा है, मनसा एक जैसी है, मकसद एक जैसा है, तो प्राकृतिक रूप से घटना एक जैसी घटती हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर संयोग है कि 13 अक्टूबर सन 1935 से जो बीजारोपण हुआ, जो प्रतिशोध था, बाबा साहब अम्बेडकर की घोषणा थी। बाबा साहब अम्बेडकर को सन 1935 की घोषणा को पूरा करने में एक महापुरुष को, जो ज्ञान का प्रतीक है, उन महापुरुष को 21 वर्ष उसे अंजाम देने में लगे। और वो बात इतनी महत्वपूर्ण थी कि मान्यवर साहब काशीराम साहब ने कहा कि मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर के उस धम्म दीक्षा को 50 वर्ष पूर्ण होने की अवधि में मैं भी बौद्ध धर्म करोड़ों लोगों के साथ ग्रहण करूंगा। और आज पुनः वक्त ने एक बार करवट बदली है। महापुरुषों का वो बीज एक दरखत का स्वरूप लेता जा रहा है, जिसकी बड़ी छाया हमको मिलने वाली है। ये बात बाबा साहब से शुरू हुई, साहब से चलकर आई, और आधुनिक भारत में परम सम्मानित बनते करुणा सिंह राहुल जी ने वही अक्टूबर का महीना 2024, जब 9 दशक पूरे हो रहे हैं, मेरा मतलब 89 वर्ष, इस विचार को 89 वर्ष में कोई तिल भर भी परिवर्तन नहीं आया। विचार योग का त्यो है। बस आज दोबारा फिर हमारे सामने हम इस बात के गवाह बनने जा रहे हैं। पूरा भारत और भारत के इर्द गिर्द पूरे वो लोग जो महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब में पूरी आस्था रखते हैं, हम सब बड़े गौरवशाली हैं कि आज दोबारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के उस दौर को नहीं देख पाए, सन 1956 की दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति का आगाज हुआ, हम उसका हिस्सा नहीं बन पाए। इस बात का बड़ा अफसोस रह जाता। लेकिन आज हम बड़े धन्य हैं, हम उस दौर में पैदा हुए जब देश में एक धार्मिक आंदोलन चल रहा है, और हम भी उसमें न केवल एक दर्शक होंगे, बल्कि उससे भी बड़ी बात है कि हम उसका एक हिस्सा होंगे। बीआरसी के माध्यम से जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, या जो निरंतर श्रद्धेय भंते करुणाशील के सानिध्य में रहकर अपनी सेवाएं, महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं, उन्हें इस बात का गौरव जरूर हासिल होगा कि हम भी उस महत्वपूर्ण क्रांति का हिस्सा रहे। यह जीवन की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विचार की शुरुआत अनायास ही नहीं हुई। इसमें समरूपता इसलिए है कि श्रद्धेय भंते जी का उद्देश्य भी वही है जो महापुरुषों का उद्देश्य था। इसलिए प्रकृति भी साथ देती है और हालात ठीक बन जाते हैं। तो इस सब का जो स्रोत है वो महाकारुणिक बुद्ध से चला है, बाबा साहब तक आता हुआ, और हमारे पास श्रद्धेय भंते जी के द्वारा यहाँ तक आ गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऐसी कौन सी जरूरत है जो इसको इतना बड़ा काम 90 वर्ष के बाद भी हमें वो काम करना पड़ रहा है। सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों, भले ही बात देर से समझ में आती है, लेकिन विचारधारा अपना अस्तित्व नहीं खोती। हमारे मुक्तिदाता कह सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारी उन तमाम समस्याओं का निदान इस व्यवस्था में देख रहे थे। हमारी धार्मिक दास्ता से मुक्ति, हमारी अविद्या से मुक्ति, शोषण, अन्याय, अत्याचार से मुक्ति, अपमान से मुक्ति, कुल मिलाकर एक मुक्त मानव बनाने का जो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयोजन था,
वो इस कार्यक्रम का मकसद था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जीते जी पूरा किया। वो स्वयं भी मुक्त मानव हुए और हमारी मुक्ति का मार्ग हमें देकर गए। इसलिए हो ही नहीं सकता कि बिना बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग के हमारा कल्याण हो जाए। आज उसी मार्ग पर चलकर परम श्रद्धेय बनते करुणा सिंह राहुल जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से उसी व्यवस्था का, उसी आयोजन का एक दूसरा हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि यह धार्मिक रूपांतरण ही है जो जब होना चाहिए था, बात उससे आगे बढ़नी चाहिए थी, जो नहीं बढ़ सकी। इसलिए ये जो आयोजन है, जैसे इसका स्वरूप है, आप अच्छे तरीके से इसलिए समझे इस बात को कि चूंकि आपको जाकर समाज में बताना है, इसकी चर्चा करनी है, लोगों को प्रचार प्रसार करना है, तो उसका जो स्वरूप है विशुद्ध रूप से पूरा का पूरा रूपांतरण का कार्यक्रम है, धर्मांतरण का कार्यक्रम। जैसे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा, तो हम एक व्यवस्था से निकलकर दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करने का ये मामला है। इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, बल्कि टोटली रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन का मामला है। हम एक व्यवस्था से मुक्त होंगे और दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा थी। ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है, इसमें कोई सुधार का मामला नहीं। हम कोई सुधार करने की उम्मीद में नहीं बैठे। जो बात बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो अक्षर से श्रद्धेय भंते जी की समझ में आई, और आज जो ये पूरा का पूरा काम है, हम पुरानी व्यवस्था से मुक्त होकर एक नई अपनी मौलिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, ये इसका एक मकसद है। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने परित्याग करने के लिए कहा, उसका परित्याग करना, जिसे स्वीकार करने के लिए कहा उसे स्वीकार करना, इसमें बीच में कोई गुंजाइश नहीं है। जो गुंजाइश थी उसी में सारे के सारे 68 साल हमारे बीते हैं। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की खुली अवहेलना जो अब तक हुई है, जिसको श्रद्धेय भंते जी ने बड़ी तकलीफ के साथ महसूस किया है और एक मजबूत निर्णय लिया है कि अब हमें बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना, अब इसके परिणाम आने ही चाहिए। तो परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के इसको अमली जामा पहनाने के लिए संख्या बल का कोई मामला नहीं है। भले ही हम मुट्ठी भर लोग एक काम कर सके, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे उनकी इच्छा के अनुरूप करना है। इलाज और दवा और उसका मार्ग, ये सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इसमें हमें कुछ नहीं लगाना। तो ये जो कार्यक्रम है बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो, बौद्ध समाज की स्थापना का, ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्यक्रम है। हम 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर की धरती पर महापुरुषों की इच्छा के अनुरूप श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में पुरानी व्यवस्था का परित्याग करके हम अपनी मौलिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन का, व्यवस्था से निदान का पूरा कार्यक्रम है। ये है इसका स्वरूप। दूसरा, आधुनिक भारत में भंते जी जो काम कर रहे हैं, हम उनके कार्य को देख करके, उनकी सोच को देख करके, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को देख करके ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से भंते जी एक उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वो मार्मिक भाषण, उनके जिंदगी का आखिरी और एक अपीलात्मक जो भाषण था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इच्छा व्यक्त की, हमारे लिए एक निदान दिया, उसे कहते कहते काफी गंभीर हुए, लेकिन इसका अनुपालन भंते जी कर रहे हैं। मैं तो इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण का जो अनुपालन हुआ है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को दिया गया भाषण एक निर्देशन है, एक निर्देश है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको समझने का काम दो ही महापुरुषों ने किया है। या तो मान्यवर साहब काशीराम साहब की समझ में आया और उनके एक विचार को पकड़ के देश में एक निजाम खड़ा कर दिया, लोगों में राज सत्ता की एक अनुभूति पैदा कर दी। और मैं यहां तक इस बात को सहमत हूं अपने आप में, क्या श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी भी जो इस मार्ग पर चल सके हैं, इस मार्ग में उन्नति करने का, इस मार्ग में बढ़कर चलने का,
इस मार्ग को ठीक से समझने का जो श्रद्धेय भंते जी को अनुभव हुआ, उसके लिए भी श्रद्धेय भंते जी मान्यवर साहब काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं। उनके भाषण को समझने का काम जिस तरह मान्यवर साहब काशीराम साहब ने किया, मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये बात कह रहा हूं आज इस बीआरसी के मंच से, ये बौद्ध धर्म की व्यवस्था का जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी मंशा को समझने का जो काम किया वो श्रद्धेय भंते जी ने किया है। जो भंते जी के जीवन का जो रूपांतरण है वो अद्भुत है। उनकी जो सोच का तरीका वो बेहतरीन है। जब श्रद्धेय भंते जी को बात करते देखते हैं, निर्णय लेते हुए देखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ वार्ता करते हुए देखते हैं, तो अनायास ही साहब हमें नजर आते हैं। उनके व्यक्तित्व में, उनके कार्यशैली में, उनके संबोधन में एक कसक नजर आती है। तो ये जो काम है इस वक्त, मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं, इस वक्त भंते जी महापुरुषों के उत्तराधिकारी के रूप में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा को बहुत लोगों ने हमें समझाया, बताया, बहुत लोगों ने हमसे कहा, किताबों में लिखा, लेकिन जिस तरह श्रद्धेय भंते जी ने बाबा साहब के भाषणों का पुनरावलोकन किया, पुनर्वाचन किया, देश के सामने भाषण का अर्थ रखा, उसका प्रयोजन रखा, अभी तंबू के बंबू की अवधारणा रखी, बाबा साहब की इच्छा को सुस्पष्ट किया, आम लोगों की समझ में आने के लायक बनाया, तो श्रद्धेय भंते करुणा सिंह रावत जी भी इस मकसद को लेकर, जो बौद्ध समाज की स्थापना का मामला है, बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा का मामला है, वो परिशुद्ध रूप से एक उत्तराधिकारी के रूप में काम करने जैसा ही है। तो आज श्रद्धेय भंते जी अक्षर से उसी काम का अनुपालन कर रहे हैं जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। तो हमारा दायित्व बनता है कि दिशा और दशा जब ठीक बन गई है तो हम सबको इस काम को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, अब ये जो निर्णय हुआ है बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन का और बौद्ध समाज की स्थापना का, ये नितांत सही है। इससे हम इस बात का अवलोकन कर सकते हैं कि इस मूवमेंट की दिशा और दशा दोनों ठीक है। चूंकि 1935 से लेकर 2024 तक जो 90 वर्ष का समय है, 89 ईयर्स, उसमें इतनी समानता है, इतनी समरूपता है, बाबा साहब से शुरू हुई, साहब से गुजर कर आ रही है, और भंते जी ने इसका 27 अक्टूबर 2024 नियत किया है। इनमें इतनी समानता है, उद्देश्य में इतनी समानता और स्पष्टता है कि लगता ही नहीं कि दीक्षा अलग थी, मान्यवर साहब की इच्छा अलग थी, या भंते जी जो कर रहे हैं वो अलग है। बिल्कुल एक जैसा है, समय भी एक जैसा है, उद्देश्य भी एक जैसा है, मकसद भी एक जैसा है। तो इस वक्त हमारी दिशा, इस आंदोलन की दशा दोनों अच्छी है, सही है, और ये जो निर्णय हुआ ये नितांत आवश्यक है और बहुत प्रासंगिक है। तो हमारे आंदोलन की दिशा भी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो काम हो रहा है, मैनिफेस्टो की घोषणा और बौद्ध समाज की स्थापना, इसको दो चरणों में हम आपके सामने रख सकते हैं। एक तो ये मैनिफेस्टो की जो घोषणा है, जो घोषणा पत्र है बुद्धिस्ट का, ये 15 और 16 तारीख को होगा, जून को, जयपुर में। 15-16 तारीख को बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रारूप है उसको अंतिम रूप दिया जाना है, और अंतिम रूप देने के लिए ये होने वाले 27 अक्टूबर के कार्यक्रम से पूर्व का पहले चरण का कार्यक्रम है। क्योंकि एक ऐसा दस्तावेज जो इस समाज के लिए एक निर्णायक होगा, समाज के भविष्य को तय करेगा, समाज की दशा को तय करेगा, समाज के कल्याण का एक मार्ग है, वो लिखित में एक दस्तावेज तय होगा। इसमें अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और बताया। तो 15-16 जून को ये आगरा में रहेगा। इसके 15-16 जून को जयपुर राजस्थान में रहेगा, जहां पहले से निर्धारित है। दूसरा, इसमें संपूर्ण भारतवर्ष की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, ऐसा भंते जी का प्रयास है। ये नहीं लगना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक संगठन ने तय किया है। इसमें सार्वभौमिकता नजर आनी चाहिए, पूरा देश की भागीदारी नजर आनी चाहिए,
तमाम लोगों का समावेश इसमें नजर आना चाहिए, ऐसा बनते जी का ध्येय है। दूसरा, इसके लिए पहले चरण में जो 15-16 तारीख की बैठक हो रही है, उसमें आमंत्रण का सिलसिला चलेगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, राज्यभर चलेगा। 28 अप्रैल, इसी 28 से बिहार प्रांत से भंते जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में 28 तारीख को भंते जी जा रहे हैं। बिहार प्रदेश से भंते जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले चरण में श्रद्धेय भंते जी एक डेलीगेशन ले जा करके भारत के तमाम राज्यों में प्रतिनिधिमंडल को इसका आमंत्रण भेंट करेंगे। फिर अमुक राज्य का जो प्रतिनिधिमंडल होगा वो उसका विस्तार करेगा और भंते जी के निर्देश पर वो संपूर्ण राज्य में योग्य व्यक्तियों को, इसके मिजाज के व्यक्तियों को, जिसमें हम कह सकते हैं जो हमारे विद्वान लेखक हैं, चिंतक हैं, विभिन्न विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए, उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए, उनकी जाति, उनके संगठन, उनके क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठ करके धर्मभूमि की तरफ से ये निमंत्रण जाना है। इसमें कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है, बस हम ये तय करें कि उनकी लोगों की उपयोगिता इसमें होनी चाहिए। और इस तरह मिला करके पूरे भारतवर्ष के लोगों का इसमें समावेश होगा। और 15-16 2 दिन एक लंबी विचार विमर्श के बाद आप समझ सकते हैं कि भंते जी इसके प्रति कितने गंभीर हैं। मैं इस बात को और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, या तो पहले पूर्व में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने बड़े विचार विमर्श किए हैं, 2-2 दिन 48-48 घंटे बाबा साहब अम्बेडकर का उद्बोधन रहा है, मार्गदर्शन रहा है। अब उतने बड़े अभाव में, संसाधनों के अभाव में बाबा साहब कैसे कर पाए? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता है, उनका प्रबंधन है, उनकी महानता है। या आधुनिक भारत में मान्यवर साहब काशीराम साहब ने 2-2, 3-3 दिन और रात बैठ करके लोगों के साथ जो चिंतन किया, ये दौर तब रहा, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। या फिर हम देख रहे हैं कि श्रद्धेय भंते करुणाशील जी ने जो निर्णय लिया है, आप देख सकते हैं कि मैनिफेस्टो जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर कम से कम 2 दिन भंते जी देश के सम्मानित लोगों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये इस बात की प्रमाणिकता है कि कितने गंभीर हैं भंते जी इस मैनिफेस्टो को लेकर। चूंकि एक ऐसा दस्तावेज जो बहुत लंबे चिरकालीन एक ऐसा दस्तावेज बनेगा जो किसी समाज का निर्माण करेगा, उनके कल्याण का मार्ग होगा, इसलिए ये जरूरी है। तो एक लंबी विचार विमर्श की श्रृंखला वहां जारी रहेगी, ये बहुत अद्भुत। और फिर इसको हम 15 और 16 जून को अंतिम रूप दे देंगे सब मिलकर के। ये 27 अक्टूबर की पूर्व तैयारी हो जाएगी और आप सब लोगों का हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये एक दस्तावेज हमारे बीच में तैयार, ये पहला चरण हमारा संपन्न हो जाएगा। इसके लिए भंते जी ने पूरे देश का इसमें भागीदारी निश्चित की है। यह है पहले चरण का मामला। दूसरा जो मैनिफेस्टो बन रहा है, उसका छोटा सा आशय मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसका आशय यह है, वैसे तो सदैव वह सब लोग बैठेंगे, विद्वान लोग बैठेंगे, उस पर विचार विमर्श होगा, आपकी राय ली जाएंगी, आपके सुझाव लिए जाएंगे और सबके समावेश करते उसको अंतिम रूप दे दीजिए। फिर भी मैं एक आशा आपको बता रहा हूं कि एक लंबे अरसे के बाद जो मैनिफेस्टो का विचार हमारे जो भंते जी के दिमाग में बना है, उसका आशय यह है, जैसे चूंकि हम एक लंबे समय से समाज ही नहीं रहे, जातियों में इस तरह हमारा अस्तित्व को खत्म किया कि हम समाज ही नहीं रहे, हमको समाज होने ही नहीं दिया गया। ये तो भला हो हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने मार्ग दिया। तो आइए हम समाज बनने की प्रक्रिया में प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब क्योंकि समाज बनेगा तो उसके लिए एक दस्तावेज चाहिए, उसके एक मापदंड होने चाहिए, उसका एक लिखित प्रारूप होना चाहिए, जीवन की एक शैली उसमें होनी चाहिए, हम कैसे एक जीवन जिएंगे। इसके लिए तो पहला, जैसे हमारे वर्ष भर के पर्व एवं पर्वों को मनाने का सलीका क्या हो। जैसे पूर्णिमा है, धम्मचक्र प्रवर्तना है,
विजयदशमी हमारा धार्मिक पर्व है। तो कौन कौन से हमारे पर्व हो और उनको मनाने का मापदंड क्या हो, विधि क्या हो, हमारी मान्यताएं क्या हो जीवन पर्यंत। जब हम, चूंकि मान्यता ही है जो व्यक्ति को दूसरों से भिन्न करती है, हमारी मान्यताएं क्या हो, हमारे उत्सव और उनको आयोजित करने की विधि क्या हो, हमारे प्रतीक क्या हो, प्रतीकों का उपयोग क्या हो, हमारे पहनावे क्या हो, हमारे मकानों की बनावट, रचना, संरचनाएं कैसी हो। ये बहुत गंभीरता से बनते जिन बातों को ले रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शहर से अगर आप गुजरेंगे या गांव में से आप गुजरेंगे तो उनकी बस्तियों को देखकर आप पता कर सकते हैं कि कौन व्यवस्था के लोग हैं, उनकी अपनी पहचाने हैं। तो हमारे मकानों की बनावटें कैसी हो, संरचनाएं कैसी हो, साज सज्जा कैसी हो, घरों में वृक्ष कैसे हो, ये सब कुछ। अगला, हमारे संस्कार में, संस्कार क्या हो और संस्कार विधि क्या हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक के ये संस्कार क्या हो, संस्कार विधि क्या हो। और तो और हमारे जो सबसे बड़ा काम है जो अब तक नहीं हो पाया, जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी प्रबल इच्छा थी, वो इस मैनिफेस्टो का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कल्चर। कल्चर पर जो सबसे बड़ा प्रहार बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो कल्चर पर प्रहार करने के बाद कल्चर निर्माण का जो काम था, सभ्यता निर्माण का जो काम था, वो यहाँ शुरू होगा। मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जैसे बंते जी चर्चा कर रहे हैं, जैसे मृत्यु के उपरांत देखा होगा हमारी बस्तियों में जो महिला रोती है, ये रोना अपना कल्चर नहीं है। दुख प्रकट करने का एक सलीका तो है, लेकिन चूंकि ये अपनी कल्चर नहीं है, कैसे हमारे दुख प्रकट करने का एक सलीका हो। हमने सिख लोगों को देखा है, वो किस तरह रोते भी हैं तो उनका एक सलीका अलग है, दुख प्रकट करते हैं तो इसका अंदाज अलग है। ऐसे ही सर का मुंडन, ये अपनी कल्चर नहीं है। सर का जो मुंडन है वो जो मृत्यु उपरांत, तो ये सब कल्चर है। अस्थियों का वृक्षों पर लगाना, पैर छूना या न छूना, कल्चर में भी फिर दूसरा हिस्सा ये है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए उपोषित है, तो उपोषित करना चाहिए और व्रत नहीं करना चाहिए। पैर छूना ये हमारी परंपरा नहीं है, घूंघट करना ये हमारी कल्चर में नहीं है, सफेद वस्त्र पहनना ये हमारी कल्चर है। तो बहुत सारी वो तमाम चीजें हैं जो कल्चर में भी दो हिस्से हैं कि क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब इस मैनिफेस्टो का हिस्सा रहेंगे। और भी एक एग्जांपल दे रहा हूं जो बंते जी बहुत अच्छी धमदेश नाम देते हैं, जैसे दीपक, घरों को सजाना और नहीं सजाना, दीक्षोत्सव करना और उनको नहीं करना, ये तमाम ऐसे कल्चर के हिस्से हैं जो समाज को एक पहचान देंगे, समाज का एक वजूद बनाएंगे, एक अस्तित्व बनाएंगे। ये सब कुछ इस तरह मैनिफेस्टो का थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखा है। और एक तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इस देश में होने जा रहा है। बाबा साहब की बात को जितना गंभीरता से सरदेव भंते जी ने महसूस किया है, उसकी उपयोगिता को महसूस किया। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। यहाँ न केवल उपासकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चाहते थे भिक्षुओं के लिए भी बहुत सुंदर आचार संहिता इसमें तय की गई। जैसे आप संस्कार विधि में भी देख रहे होंगे, हम सब लोग बड़े दूसरी निरुत्साहित से हो गए हैं। तो बुद्ध विहारों पर भी क्या क्रियाकलाप हो, क्या नहीं हो, भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इतने बड़े गंभीरता से, इस विशालता के साथ इसका अध्ययन किया जा रहा है, इसकी नोट की जा रही है। तो लगना चाहिए कि देश में एक सुंदर दस्तावेज बना है और उसके सहारे देश में एक व्यवस्था खड़ी हो रही है, ऐसा हमको उसमें नजर आना चाहिए। इसका मामला पूरा का पूरा यही है। तो ये रहेगा हमारे उसका एक आशय जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरा, 15 और 16 जून को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। तो भंते जी ने आपसे नाम मांगे हैं, 2000 लोगों का ये लक्ष्य रखा गया है। तो सामान्य सज्जनों, 15-16 का आयोजन है जून में, और भंते जी ने 14, 15, 16 3 दिन के लिए हॉल बुक किया है। 3 दिन के लिए जो हॉल बुक किया है, भंते जी का ऐसा मानना है, भंते जी तो कई दिन पहले वहां रहेंगे कार्यकर्ताओं को लेकर, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों को
जो इस भूमिका में, सक्रिय भूमिका में इस आयोजन में है, जो परिश्रम कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसके प्रति लिख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसमें लगे हैं। भले ही लगा तो पूरा देश है, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ कुछ मुट्ठी भर लोग जो भंते जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, उनको भंते जी पहले ही बुलाएंगे और 14 तारीख से ही वहां एक वर्कशॉप शुरू हो जाएगा। तो 14, 15, 16 तारीख के लिए ये वहां रहेगा। 3 दिन के लिए हॉल बुक किया है। अब इसका जो स्वरूप है आप उसके प्रति देखें। भंते जी की जो संकल्पना है, भंते जी का जो मानना है, वो इस आयोजन को कितना सुंदर स्वरूप देना चाहते हैं। भंते जी ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 68 वर्ष पूर्व जो आयोजन नितांत अभाव में रहकर संपन्न किया, हर तरह का वहां अभाव था, धन का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, और बहुत ज्यादा लोग भी बाबा साहब के साथ इतने सक्रिय भूमिका में नहीं थे, क्योंकि शिक्षा का भी अभाव था, जानकार लोगों का भी अभाव था। इन तमाम अभावों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज में इतनी तासीर, इतनी मजबूती थी, इतना गजब का संकल्प था, लोगों का इतना बड़ा समर्पण था कि उस मसीहा की आवाज पर 14 लाख 15 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए। उनका जो बंदोबस्त था उसमें एक बड़ा आकर्षण था श्वेत वस्त्र का, जो आज भी चर्चा का विषय है। भले ही बहुत सारी बातें रही होंगी, लेकिन एक श्वेत वस्त्र एक पहचान बाबा साहब अम्बेडकर की। इसका मतलब हम समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक मापदंड, कुछ ना कुछ तो बाबा साहब ने वहां मापदंड तय किए लोगों के। तो उस वक्त गरीबी के दौर में भी लोगों पर जो श्वेत वस्त्र का जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, वो बहुत अद्भुत है। कई किलोमीटर की दूरी में श्वेत वस्त्रों में लोग दिखाई देते थे। बताते हैं कि नागपुर और निकटवर्ती जनपदों में तो सफेद कपड़ा ही खत्म हो गया था। तो इतना सुंदरता देने का, इतना भव्यता देने का जो बाबा साहब का इरादा था, तो बनते जी भी ये चाहते हैं कि अब तक संबोधन बहुत हुए हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत हुई है, चर्चाएं बहुत हुई है, लेकिन इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में ये सबसे कम चीज होंगी। बनते जी का कहना है कि इसमें कल्चर का जो एक्सपोज है, सभ्यता को ज्यादा प्रदर्शित करना है। यह कार्यक्रम पूरा का पूरा बुद्धिस्ट कल्चर में संपन्न होगा। बनते जी चाहते हैं वहां का जो कार्यक्रम संपन्न हो वो कल्चर बेस्ड अधिवेशन हो। लोग कहें कि बौद्धों का आयोजन है, कोई ये न कहे कि धम्मभूमि का आयोजन है, ये भारतीय बौद्ध महासभा का आयोजन है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का आयोजन है। ये बात की बात है कि कौन कौन की भागीदारी है ये कहा जा सकता है, लेकिन कार्यक्रम को देश के लोग कहें कि हाँ, जयपुर की धरती पर बौद्धों का कार्यक्रम है, तो बौद्धों का कार्यक्रम कल्चर बेस्ड होना चाहिए, गतिविधि बेस्ड होना चाहिए। तो बनते जी ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं, इसमें सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे। इस बात को आप गंभीरता से समझे। बनते जी की प्रबल इच्छा है 27 अक्टूबर 2024 को होने वाला आयोजन, उसका स्वरूप, उसकी भव्यता आज के होने वाले 15-16 जून के कार्यक्रम पर टिकी है। बनते जी चाहते हैं कि इसकी बुनियाद इतनी बेहतरीन हो, लोग भरोसा करने लगे, लोगों को इत्मीनान हो जाए कि 27 अक्टूबर की भव्यता इस कार्यक्रम में झलकनी चाहिए। 27 अक्टूबर 2024 को होने वाले कार्यक्रम की भव्यता, विशालता, उसकी सफलता 15-16 जून को होने वाले हमारी बैठक और अधिवेशन में परिलक्षित होनी चाहिए। हमारे मंसूबे उसमें झलकने चाहिए, हमारे इरादे उसमें दिखने चाहिए कि 27 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अद्भुत होगा, उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं। इसलिए भंते जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला निर्णय है, अनिवार्य रूप से सफारी होगी। 15-16 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में विशेष रूप से दमूनी के लोग जो एक्टिविस्ट हैं, उनको इसमें किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। शेष जो लोग विभिन्न विभिन्न संगठनों से आ रहे हैं, यदि उनके पास सफारी नहीं है तो बनवा लें, और फिर भी सफारी नहीं है तो दूसरा विकल्प है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्रों में ही ये बैठक 100% श्वेत वस्त्रों का होना नितांत आवश्यक है। बनते जी की मंशा है कि ये
हमारा व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, हमारे पहनावे से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एक छाप छोड़ना चाहिए। दूसरा, इसमें कार्य करने वाले सभी वॉलंटियर्स प्रशिक्षित ही होंगे। किसी को अनायास ही काम करने का दायित्व तो नहीं सौंपा जाएगा। इसलिए भंते जी ने स्थानीय टीम जयपुर की और जयपुर के साथ निकटवर्ती लोगों की और इसके अलावा भिन्न भिन्न राज्यों से उन तमाम युवा कार्यकर्ताओं के नाम मांगे हैं जिनको प्रशिक्षण देकर काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहां के आयोजन में, बैठक के आयोजन में, अधिवेशन के आयोजन में, अंदर इंडोर से लेकर के आउटडोर तक जिसको भी जो काम दिया जाएगा, वहां काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। भले कोई स्लिप पर्ची लेकर बैठेगा, भले कोई कागज पेंसिल लेकर बैठेगा, भले कोई बाहर जाकर सामग्री की रखवाली करेगा, भोजन में ड्यूटी लगाएंगे, जैसी भी जिसके दायित्व सौंपा जाएगा सम्मान के साथ, सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेने के बाद ही भंते जी की मंशा है कि वो लोग मन से, कार्य से, समर्पण से, पहनावे से दिखना चाहिए कि ये बौद्धिस्ट है। उनके आचरण में, उनके स्वभाव में ये सब होना चाहिए। इसके बाद एक वातावरण निर्मित करना है। तीसरी बात, वहां वातावरण निर्मित करना है, वह हर आदमी को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मैं यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, यहाँ बौद्ध व्यवस्था के निर्माण का कार्य हो रहा है। ये वातावरण से ही पता लगना चाहिए, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि क्या कार्यक्रम है। सख्त बात तो यह है भंते जी की, उन्होंने कहा कि किसी भी दृष्टि में ये हिंदुओं जैसा या अब से पूर्व हुए कार्यक्रमों जैसा नहीं होना चाहिए। इसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। और चौथा, जाति का अस्तित्व मिटता हुआ नजर आना चाहिए। ये इसकी नींव उसी दिन पड़ जानी चाहिए। जो लोग 27 तारीख को जाति मिटवाने में सहयोग करेंगे, भंते जी का मानना है कि उनकी जाति 14-15 में ही अपना समाप्त हो जाने चाहिए, नजर ही नहीं आने चाहिए। और पांचवी बात, एक शास्ता एक रास्ता, इसी बुनियाद पर संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा। वहां की गतिविधि बेस्ड कार्यक्रम है। मंगल आरंभ किस तरह रहेगा, समापन कैसे रहेगा, वह सब कुछ गतिविधि आधारित कार्यक्रम रहेगा। ये उसका स्वरूप रहेगा। और इसके बाद आता है, स्वरूप होने के बाद, उसका कार्यक्रम में रूपरेखा होने के बाद, अब आता है हम सबकी इसमें जिम्मेदारी क्या हो सकती है, हमारा दायित्व क्या हो सकता है, हमारी भूमिका क्या हो सकती है। इस पर हम अगला अध्याय आपको बता रहे हैं। वैसे तो सामान्य साथियों, बीआरसी निरंतर इस प्रयास में है। श्रद्धेय भंते जी अथक प्रयास करके, अपना बहुत महत्वपूर्ण समय देकर के इसमें आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस एक सेकंड में आप 10 मिनट बैठ ले। तो इसमें बीआरसी के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी दिन में रात में उनका अथक प्रयास है कि एक बड़ी संख्या में, जब संख्या गिरती है तो भंते जी चिंतित हो जाते हैं। संख्या बल बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का मामला है। तो भंते जी बीआरसी के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम पर समय समय पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिर भी एक भूमिका तय करने के लिए हमारा अपना भी विवेक है कि हम किस तरह अपनी भूमिका इसमें तय करें। अभी जैसे ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें इस बात को, सभी साथी लोग, कि बाबा साहब की दीक्षा के बाद 1956 के बाद 90 वर्ष के बाद ये अगला चरण है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दी हुई दीक्षा के बाद अभी दूसरा चरण शुरू हो रहा है, अगला कदम है ये। 68 वर्ष इसमें यहां तक जो बाबा साहब अंबेडकर को लगे हैं, तो 68 साल के बाद ये दूसरा कदम है। बाबा साहब का जो पहला कदम था, उसके बाद
बौद्ध व्यवस्था में धम्म के विस्तार में दूसरा कदम है। पहली बात, वो दौर बड़े अभाव का दौर था, हर तरह का अभाव था। मैंने पहले भी कहा, धन का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, समझदार लोगों का अभाव था, और बाबा साहब के जीवन को देखा जाए तो समय का भी अभाव था। तो समय के अभाव के दौर में जो काम हो सका, आज जो हम देख रहे हैं, अब किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। अब हमसे कोई चूक ना हो जाए, ये इतना गंभीर मामला है। छोटी सी चूक होने पर हमारे 68 साल चले गए, इसको कभी गंभीरता से लिया नहीं। एक अच्छे मार्गदर्शक के अभाव में हमारा बहुत बड़ा क्षति हुई है। तो आइए हम जैसे आज इस कार्यक्रम को ले रहे हैं, इसमें थोड़ा गंभीर होकर हम अपनी भूमिका तय करें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। हम पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करें। तथागत की अनुकंपा है, आज हमारे पास ठीक मकान है, ठीक गाड़ियां हैं, धन है, और कुछ भी जो संसाधन हो सकते हैं। आप जहां रहते हैं, इसके प्रचार के लिए अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें, और आप स्वयं एक प्रचारक की भूमिका में उतरें। आप और हम सब लोग एक प्रचारक की भूमिका में उतरें और अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें। जिनके पास कारें हैं, कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर, एक दिन के लिए मेरी कार का इस्तेमाल इस काम के, एक महीने के लिए, अमुक समय के लिए, ऐसा आप कहें। तो अपने साधनों का, अपने संसाधनों का, अपने धन का इसमें भरपूर प्रयोग करें, एक प्रचारक की भूमिका में रहते हैं। दूसरा, ये और सुंदर बात है जो भंते जी ने कही है, ये बहुत सुंदर है, हमारे लिए भी गौरव की बात है। भंते जी ने कहा कि बौद्धिक संपदा का भरपूर प्रयोग करें। बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में हमारे पढ़े लिखे लोग बहुत थे ही कहा, लेकिन आज के दौर में भंते जी ने कहा कि बौद्धिक संपदा जिनके पास है, जो भाषण दे सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो संबोधन कर सकते हैं, वो समझाएं लोगों को, वो संबोधन करें, भाषण दें, लेखन का काम, जिस मोमेंट पे लिख सकते हैं वो लिखें। क्योंकि दुनिया में जब जब भी आंदोलन फले फूले हैं, जब भी आंदोलन अंकुरित हुए हैं, उनमें लेखन का अद्भुत योगदान रहा है। गीत लिख, मैंने भी कई बार प्रयास किया है, आपसे आह्वान किया है, इस आयोजन पर गीत लिखें, इस आंदोलन पर साहित्य लिखें। तो लेखन का कार्य करें, गायन, जो गा सकते हैं वो सुंदर गीतों को गाएं। मैंने अच्छी तरह से देखा है साहब, मान्यवर साहब काशीराम जी के जमाने में, मैं तो छात्र ही था, छोटा ही था। साहब की मंचों पर जब साहब का भाषण होता था तो उससे पहले साहब गाने वालों करे, भाई कहाँ उनको बुलाओ। इतना प्राथमिकता देते थे मान्यवर साहब उन कार्यकर्ताओं को, बुलाओ, और एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत कराते थे। वो मौलिक गीत होते थे, वो गाने वाले नहीं होते थे प्रोफेशनल, लेकिन मिशन के गायक थे। लोकगीत गाते थे, लोकगीत अपने बनाकर गाते थे, उनमें बड़ी मौलिकता होती थी। भाषण से पहले बड़ा माहौल बनता था। तो मैं आज पुनः आमंत्रित कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं बीआरसी की तरफ से, जो लोग भारतवर्ष में बैठे हैं वो इस मिजाज के गीत लिखे। एक लंबा संबोधन जो बात नहीं कह पाता, एक छोटा गीत अपनी बात कह सकता है। गीत लिखें, कविताएं लिखें, और अच्छे गाने वाले गीत गाएं। क्योंकि जो सामान्य जन है, जो साधारण जन है, वो गीत की भाषा को समझता है। तो गीत लिखें, गाएं, लिखने वाले लिखें। नाटक, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। जो भी आपके साथ बौद्धिक संपदा है, लिखने की, गायन की, वादन की, भाषण की, नाटक की, आप इन सब में प्रयास करें और एक वातावरण निर्मित करें, अपनी भूमिका तय करें। गांव गांव जाकर ये सब जो कुछ कर सकते हैं, अपने दिमाग लगाकर, जैसा आपका विवेक चाहता है। आपको पश्चाताप इस बात का ना हो कि मैं तब मौजूद था जब देश में धार्मिक क्रांति का एक आगाज था, देश में धार्मिक आंदोलन चल रहा था, मैं चूक कर गया कि मैं अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज इस बात का पश्चाताप है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में तो था, लेकिन मैं कोई भूमिका नहीं निभा पाया। इस बात का मुझे अफसोस है
मैं मान्यवर साहब के जमाने में तो था, साहब मेरे नगर में आए तो थे, लेकिन मैं रैली में नहीं जा पाया, मैं कोई सहयोग नहीं कर पाया, मैं अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। इस बात का पश्चाताप उन्हें आज भी है। और धन्य है वो लोग जो जीते जी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, एक मुट्ठी आटे का सहयोग करके, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके। यह उदाहरण मैंने सरदेव भंते जी के साथ नागपुर में देखा। जब भंते जी एक 78 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर नागपुर गए, वहां देखा तो वो बुजुर्ग लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा समारोह में उस वक्त बचपन में शामिल हुए, और भंते जी ने जब उनसे दीक्षा का वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की, तो आज भी उनकी ठहरी हुई निगाहें, जो आंखें थी, शरीर जो बड़ा थका थका सा शरीर था, बिल्कुल जर्जर और वृद्ध शरीर, जब वर्णन भंते जी ने पूछा तो उनके शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ, आंखों में एक रोशनी सी तैर गई, मानो बाबा साहब आज ही आए हो। और वो ऐसा जिंदा वर्णन सुना रहे थे जैसे बाबा साहब के जमाने में बैठे हो। उनका ये वर्णन करना ही हमारे लिए, उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी, बड़े गौरव की बात थी। तो मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि देश के लोगों से अपील बीआरसी के माध्यम से कर रहा हूँ। आज सरदेव भंते करुणासिंह जी तक इस बात को आने में 90 साल लग गए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के दीक्षा के बाद 68 वर्ष, और बाबा साहब की घोषणा के बाद सन 35 के बाद 2024 तक 89 ईयर्स, 89 साल लग गए। इसमें कई पीढ़ियां गुजर गई। साहब काशीराम एक महापुरुष भी गुजर गए। भंते जी ने कहा कि अब हमें किसी और मसीहा का इंतजार नहीं करना, परिणाम आने ही चाहिए। याद रखना, ये उस दौर की हमारी आखिरी लड़ाई होगी। कुल मिलाकर पूरे प्रयास करने के बाद हमें उस दिन भंते जी द्वारा निर्धारित या जयपुर के लोगों की इच्छा के अनुरूप निर्धारित एक लक्ष्य 5 लाख लोगों का वहां इकट्ठा करना, 5 लाख लोगों का वहां देश के लोगों का आना, ये हमारा लक्ष्य है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी भूमिका निश्चित करेंगे। लेकिन मेरा मन इस बात की गवाही दे रहा है कि उस वक्त अभाव में रहकर बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज पर यहां से चलकर दक्षिण भारत में नागपुर में 14 लाख लोग इकट्ठा हुए। आज हमारे पास सब कुछ है, बस एक मन बनाना है, संकल्पित होना है, अपनी सामर्थ्य का भरपूर प्रयोग करना है, और बाबा साहब अम्बेडकर के इस कदम के बाद दूसरा जो कदम उठा है, इसको हमें पूरा करना है। बस ये बात बताते हुए आपको कि आज के बाद मैं 3 काम के लिए, जैसा भंते जी ने कहा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। नंबर 1, आज के बाद एक छोटी पॉकेट डायरी जेब में रखें। मैंने लेकर बैठा था लेकिन मुझसे कोई चूक हो गई। एक छोटी पॉकेट डायरी जेब में रखें आज के बाद, और कलम। नियमित रूप से लोगों का चयन करें। आज कितने लोगों को सूचना दे दी। नियमित रूप से फोन करें, शाम को सोते करें, दिन में कोई विचार आए तो नोट करें। आपकी डायरी आज से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक ये डायरी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। साहब काशीराम साहब ने कहा, हर एक कार्यकर्ता के पास एक डायरी, एक कलम और हाथ में घड़ी, ये होनी ही चाहिए। और आज भी साहब के जमाने के लोग डायरी और कलम तो रखते हैं, चूंकि आज घड़ी मोबाइल में परिवर्तित हो गई। तीनों चीज साहब के जमाने के लोग आज भी रखते हैं। और पंते जी भी बात कहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी इसका अनुपालन करता हूं। मैं चाहूंगा कि डायरी और कलम रखने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा स्तर बढ़ता है। ये हमारे मूवमेंट की आवश्यकता, हमारी पहचान है। आज के बाद छोटी सी एक डायरी और कलम रखेंगे। नंबर 2, नियमित रूप से फोन करेंगे। और नंबर 3, लोगों का चयन करेंगे। आपके क्षेत्र में कौन लोग किस मिजाज के हैं, यदि आंदोलन मिजाज के हैं तो उनको सूचना दें। हो सकता है आपके सूचना देने मात्र से उन लोगों को इस बात का सुअवसर मिल जाए कि वो एक गौरवशाली इतिहास जो रचने जा रहे हैं उसका हिस्सा बन सकेंगे। वरना सूचना के अभाव में निकट का आदमी भी एक आंदोलन से वंचित रह जाता है। तो आप नियमित रूप से उनको सूचना दें, चयनित करें। महिला पुरुष संगठन इनकी सीमाओं से बाहर निकलकर काम करें। 3 काम। और चौथा काम, जैसा भंते जी ने कहा है, आज के बाद जो लोग अपना संबोधन देंगे, जो लोग इस बात की चर्चा करेंगे, जो लोग टेबल टॉक करेंगे, वो कुछ भी बोले, लेकिन आपको 5 बात जरूर बतानी है।
जिनके पास कागज कलम हो वो नोट कर सकते हैं। ये एक मूवमेंट की कल्चर है, एक मूवमेंट की जरूरत है कि कैसे हमारा कार्यकर्ता फील्ड में जाए, उसकी बातों में कौन कौन सी बुनियादी बातें हो। आपके वक्तव्य में, आपके समझाने में भंते जी की मूल बातों का प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे आप जो कुछ बताएं स्वतंत्र है, लेकिन 5 बातें आपको इस आंदोलन की तरफ से बतानी। नंबर 1, ये कहना ना भूलें कि वो दीक्षा भूमि दक्षिण भारत में कौन सी, बाबा साहब अम्बेडकर वाली, वो दीक्षा भूमि नागपुर में, और ये धम्म भूमि उत्तर भारत में। वो दीक्षा भूमि थी जब दीक्षा ली, ये धम्म की भूमि है जब धम्म स्थापित हो रहा है। बात आगे बढ़ रही है। नंबर 2, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दी गई धम्म दीक्षा का जिक्र जब भी भारत में हो, तो बाबा साहब की धम्म दीक्षा के बाद धम्म के प्रसार का जब भी जिक्र हो, वो जयपुर का हो। उधर नागपुर, इधर जयपुर, दक्षिण में नागपुर, उत्तर में जयपुर। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके संबोधन में आनी चाहिए। तो बाबा साहब की धम्म दीक्षा के बाद अगर देश में जिक्र हो, तो बाबा साहब के ही धम्म के प्रसार के बाद जो महत्वपूर्ण काम हो, वो बताएं कि नागपुर के बाद जयपुर की हमारी धरती है। और तीसरा, धम्म दीक्षा वो धम्म का प्रवेश था, पहली क्लास थी, वो हमारा एडमिशन था। धम्म दीक्षा नागपुर में धम्म का प्रवेश था, और जयपुर में धम्म की स्थापना है। आप समझ पा रहे होंगे, वो धम्म का प्रवेश था, वो दीक्षा हमारे धम्म का प्रवेश था, और ये धम्म का विस्तार है। जो बाबा साहब ने जहां काम को छोड़ा, ये उसके आगे अगले कदम का मामला है, ये वहां की प्रगति का मामला है। बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप जो काम होना चाहिए था वो ये है। तो पहली व दूसरी बात होगी हमारी कि वो धम्म का प्रवेश था नागपुर में, और जयपुर में धम्म का विस्तार है, स्थापना है। उसके बाद ये इस देश में अंतिम जंग होगी, हमारी मुक्ति का मार्ग यहीं से निकलेगा। ये हमारी मुक्ति का मार्ग है, यहीं से रास्ता निकलेगा। ये भरोसा करो लोगों में, ये बात मजबूती के साथ करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर पर अटूट विश्वास का प्रदर्शन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा, ये हमारे मुक्ति का मार्ग है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और 5वीं बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाबा साहब के बाद भंते जी ने इस बात का संज्ञान लिया है, 5वीं बात, जाति का संपूर्ण विनाश इस कार्यक्रम में होगा। इनिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसका मूर्त रूप देखने को आपको मिलेगा, तो वो जयपुर की धरती पर होगा। तो 5 बात अपने संबोधन में बताना ना भूलें। नंबर 1, वो हमारी दीक्षा भूमि है, ये हमारी धम्म भूमि है। बाबा साहब की दीक्षा के बाद अगर जिक्र आए भारत में, तो जयपुर की धरती पर होने वाले इस कार्यक्रम का आना चाहिए। नंबर 3, वो धम्म का प्रवेश था, ये धम्म की स्थापना है। चौथी बात, ये हमारी अंतिम जंग होगी, यहीं से मुक्ति का मार्ग निकलेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का निर्देश है। और 5वीं बात, जाति का संपूर्ण विनाश यही होगा, उनका संपूर्ण विनाश होगा जो कार्यक्रम में शामिल होंगे, और फिर वो लोग और लोगों की जाति को मिटाने में आगे काम करेंगे। जाति का प्रदर्शन तिल भर भी नहीं होगा, जाति की अनुभूति मात्र भी वहां नहीं होगी। तो मैं समझता हूं इस तरह हमारी इसमें भूमिका रह सकती है, और हम निरंतर ऐसा करके उस कार्यक्रम की भव्यता और विशालता को ऐसा स्वरूप दे सकते हैं जैसा बाबा साहब चाहते थे। और एक बात मुझे बताते हुए अंतिम खुशी हो रही है, एक महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर और भंते जी के बीच में मान्यवर काशीराम साहब आए, और साहब की वो अंतिम इच्छा उनके साथ दफन हो गई। उनको 14 अक्टूबर सन 2006 में दीक्षित होना था, बुद्ध की शरण में जाना था करोड़ों लोगों के साथ। मैं कह रहा हूं एक बुद्धिस्ट आदमी होने के नाते, जो मैं भी साहब को अपना आदर्श मानता हूं,
हे साहब मान्यवर काशीराम जी, उस वक्त हम इस समझ के व्यक्ति नहीं थे। आज भंते करुणाशील जी के सानिध्य में आकर ये अवसर हमें भी मिल रहा है। जब न सही तो अब सही, एक आपके उत्तराधिकारी के रूप में परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी आपकी उस प्रबल इच्छा को पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। तथागत श्रद्धेय भंते जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु रहे और महापुरुषों के उत्तराधिकार को लेकर के उनकी इच्छा के अनुरूप बौद्ध धर्म की स्थापना करें। हम सब लोग मिलकर श्रद्धेय भंते जी के साथ हैं, एक हेल्पिंग हैंड के रूप में जो भी हम कर सकते हैं हम तो कृतार्थ होंगे, बड़े धन्य होंगे। हे तथागत, हम उस जमाने में पैदा हुए, उस दौर में पैदा हुए जब किसी महापुरुष के सानिध्य में हमें भी विस्तार का करने का अवसर मिला। ये हमारे जिंदगी की कीमत से बहुत बढ़कर है। हम सदैव इसके प्रति कृतार्थ रहेंगे। मैं समझता हूँ जो कुछ आज की चर्चा हुई हम इसका अनुपालन करेंगे तो भंते जी की इच्छा के अनुरूप एक सुंदर कार्यक्रम करके अपनी भूमिका तय कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।